students, welcome to Soumya's Commerce Station. So first of all, a very happy new year to all of you. तो जैसे कि आपको पता था हम अकाउंट्स वाले चैप्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं. तो इसका फर्स्ट वाला जो आपका है नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग वो स्टार्ट हो गया था. उसमें आपको अकाउंटेंसी का थोड़ा बेसिक बताया गया है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें देखना है कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो है वो एज अ प्रोसेस क्या है, उसके कुछ फीचर्स देखे थे. एंड उसके बाद हमने देखना है कि जो बेसिक टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं अकाउंटेंसी में, वो क्या क्या होते हैं. जैसे कि कॉमर्स में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी डिफरेंट चीजों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट नए नए तरीके के वर्ड्स आप देखोगे, ठीक है, जो जनरली हम यूज नहीं करते, ठीक है. वो बिजनेस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो उन्हीं टर्म्स को समझना है. तो अभी इस वीडियो में हमने देखना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, और ये कहाँ से टर्म आए थे. तो उसके लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटेंसी आपकी होती क्या है. अकाउंटेंसी सिंपली बस इतना कहती है कि एक बिजनेस में दिन भर में कई सारे तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ मनी से रिलेटेड होते हैं और कुछ नॉन मॉनेटरी होते हैं. अकाउंटिंग में हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को पहचानना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड है, जिसमें मनी का रिसीव हुआ है या मनी की पेमेंट करी गई है, वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, और उनको क्या करना है, उनको हमने रिकॉर्ड करना है. तो डेली बेसिस पे जो काम होता है वो रिकॉर्डिंग का काम होता है. आपको पता है अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में फर्स्ट स्टेप आपका होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है. फर्स्ट स्टेप आपका रिकॉर्डिंग का होता है. और रिकॉर्डिंग किसमें करी जाती है, रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल में, ठीक है. एंड जर्नल में भी आपको बताया गया था कि ये 8 टाइप्स के जर्नल होते हैं. 8 टाइप्स के जर्नल होते हैं. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे करके 8 टाइप के होते हैं. एंड लास्ट में जर्नल प्रॉपर बनता है, ठीक है. तो ये पहली बुक होती है. जर्नल जो है ये आपकी फर्स्ट बुक है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास करी जाती है. अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबसे पहले जर्नल में करी जाती है, ठीक है. एंड उसके बाद आपको पता है जब जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको क्लासिफाई करा जाता है. ये आपने फीचर्स में देखा था. इसको क्लासिफाई करा जाता है और उस बुक को हम बोलते हैं लेजर. उसको लेजर बोलते हैं. अब लेजर में कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये जानने के लिए वो आपको जानना पड़ेगा कि एंट्री कैसे होती है. तो ये सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे. अभी बस यू हैव टू नो कि किस बुक में क्या काम करा जाता है. रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में होता है, क्लासिफाइंग का काम लेजर में होता है. जब लेजर में क्लासिफाई हो जाता है तो उसके बाद हमारा समराइजिंग का काम होता है. समराइजिंग क्या होती है, समराइजिंग में कई सारी चीजें बनती हैं जो लेजर के बाद डायरेक्टली बनाई जाती है. उसमें से फर्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट होता है आपका ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नाम से आपको लग रहा है किसी तरह का इसमें बैलेंस दिखाए जाते हैं. क्या होता है, जो भी लेजर अकाउंट बनते हैं, लेजर में जो चीजें हम क्लासिफाई करते हैं उसमें क्या है, सबका एक बैलेंस आता है. कैसे बैलेंस आता है आप समझ जाओगे. उसी बैलेंसेस को हम इसमें लिखते हैं. ट्रायल बैलेंस में हम उसके बैलेंसेस को लिखते हैं. उसके बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये सब टर्म्स आप भी सीख जाओगे. उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कम टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. जब भी नेट प्रॉफिट होता है उसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद हमारा बनता है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बन जाती है तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, इसे हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. एंड उसके बाद लास्ट में हमारा फंक्शन आता है एनालिसिस का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें क्या होता है, इसमें जनरली कई तरीके होते हैं, बट आपको जो बताया गया है रेशियोज का एक तरीका होता है. क्या होता है रेशियोज, तो ये तो देखो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें आती होंगी. रेशियो बनाए जाते हैं और क्या होता है, उन रेशियो से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि फाइनली ये जो चीजें हमने बनाई है, जो ये रिजल्ट आए, जो कंक्लूजन्स आए हैं कि कितना पैसा बिजनेस में किस फॉर्म में है, ठीक है. जब ये सब चीजें पता चल जाती तो उससे एक्चुअली में बिजनेस ने कितनी ग्रोथ करी है, बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बिजनेस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में किस पोजीशन पर है, तो ये चीजें
चीजें पता करने के लिए हम ये रेशियोज का यूज करते हैं। रेशियोज के अलावा भी कई सारी चीजें होती है जिनका यूज हम एनालिसिस में करते हैं, बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, वो तब होगा जब आप ये सारी चीजें बनाना सीख जाओगे। सो अभी के लिए फॉर टाइम बिंग यू हैव टू नो दैट रिकॉर्डिंग का वर्क इज डन इन जर्नल। 8 टाइप के जर्नल होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन करा जाता है इन लेजर। लेजर के बाद समराइजिंग का काम आता है जिसमें ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट जिससे क्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिससे नेट प्रॉफिट पता चलता है। अब कई जगह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा होता है, सो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाते हैं। कैसे बनता है, एक उसका प्रोसेस होता है बट वो साथ में बना देते हैं, तो उसका एक नाम वो दे देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग कहते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप से वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाए जाते हैं। बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा जाता है। ये क्या होता है अभी टर्म आप समझोगे, और इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। उसके बाद लास्ट का वर्क होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, जो रेशियो से करा जाता है। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कैसे शुरू होती है, फर्स्ट डे से शुरू होती है, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग का काम रोज का रोज करा जाता है। अगर आप नॉर्मली भी देखो, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो तो जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, वो भी अपने डे की चीजें, जितने दिन में उसने मनी के ट्रांजैक्शंस करे, जितनी भी एक्टिविटीज मनी से रिलेटेड हुई है, जिसमें उसका बिजनेस का मनी इन्वॉल्व था, या तो उसमें मनी आया या उसने मनी की पेमेंट करी, वो उन चीजों को रिकॉर्ड करेगा ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, तो अभी देख रहे हो रिकॉर्डिंग का काम डेली बेसिस पे होगा। जब रिकॉर्डिंग का डेली बेसिस पे होगा तो क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, फॉर एग्जाम्पल अब वो डिपेंड कर रहा है रोज कितने ट्रांजैक्शन है। अगर रोज नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, हो सकता है 1 वीक के बाद या फिर 1 मंथ पे, हर मंथ के एंड पे क्या बनाए, लेजर बना दे, लेजर बनाना शुरू कर दे। लेजर रोज बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर जनरली आपको बताया जाए, बट हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कर सकती है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेजर जो है वो थोड़े और टाइम पीरियड में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल वीकली बन गया या मंथली बन गया। जब लेजर बन जाता है तो उसके बाद फिर ये वाला काम बचता है, एंड ये जो आपका समराइजिंग वाला काम है, जो समराइजिंग का काम है, ये आपका लास्ट डेट पर करा जाता है। ये सब काम आपका लगभग लास्ट डेट पर करा जाता है, जो कि 31 मार्च का होता है। ठीक है, आपको पता है एक बिजनेस के लिए जो उसका ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, तो पूरे 12 मंथ्स हो जाते हैं। तो ये 31 मार्च के दिन ये चीजें बनाई जाती हैं। ट्रायल बैलेंस एक ही पेज पे बन जाता है, मतलब एक ही चीज है, ठीक है, और ये जब बिजनेस आपको पूरा एक साल खत्म हो जाता है तब बनता है। जब ये बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें एंड में बनाई जाती है जब साल भर के सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड में ये कंपैरिजन एंड एनालिसिस का काम कर दिया जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो चीज यहाँ डेली बेसिस पे हो रही है, जो चीज यहाँ डेली बेसिस पे हो रही है, रोज के लिए हो रही है, वो केवल आपकी रिकॉर्डिंग है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपकी डेली बेसिस पे होती है, ठीक है, ये डेली बेसिस पे होती है। एंड ये जो रिकॉर्डिंग का काम है इसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं, इसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग बेसिकली है क्या, बुक कीपिंग बस इतना ही कहता है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जर्नल है, एंड जो उसके 8 क्लासिफिकेशंस है, इट इज नोन एज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग की बस इतनी डेफिनेशन है। तो बुक कीपिंग आपका केवल ये रिकॉर्डिंग वाले पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जो ये क्लासिफिकेशन से शुरू होता है, जो ये सेकंड स्टेप होता है, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये जितना आपका काम है, इस सारी चीजों को हम अकाउंटेंसी के अंदर बोलते हैं। किसमें बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अब आप बोलोगे कि मतलब रिकॉर्डिंग का काम अकाउंटेंसी से अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करके पूरे एंड प्रोसेस तक ये जितनी चीजें हो रही है, जब से मनी ट्रांजैक्शन को नोट करा गया, रिकॉर्ड करा गया, तब से एंड तक का ये पूरा प्रोसेस अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ही है। लेकिन अकाउंटेंसी के एक पर्टिकुलर फंक्शन को, जो फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग का, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है बुक कीपिंग। बस इसमें इतनी सी बात है, अकाउंटेंसी पूरी होती है, लेकिन केवल जो उसका फर्स्ट फंक्शन है रिकॉर्डिंग का, जिसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया है बुक कीपिंग का। तो सिंपल भाषा में रिकॉर्डिंग को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं एंड रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन बुक कीपिंग इसलिए बोला गया है बिकॉज जो आपका रिकॉर्डिंग का काम है, जब इस वर्क को हम बाकी की चीजों से कंपेयर करते हैं तो रिकॉर्डिंग का वर्क इज कंपेरेटिवली ईजियर। ठीक है, ये इजी होता है इन कंपैरिजन टू क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन में जो लेजर बनता है, समराइजेशन में जो ये अकाउंट्स बनते हैं और फिर एनालिसिस होता है, इन सब के लिए अकाउंटेंसी में बहुत डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं एंड वो केवल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कर पाते हैं। बाकी जो आपका फर्स्ट वाला फंक्शन है, रिकॉर्डिंग का फंक्शन है, वो क्लरिकल नेचर का वर्क है। ये क्लरिकल नेचर का वर्क है कि एक क्लर्क भी जिसको बहुत बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, वो भी रिकॉर्डिंग का काम कर सकता है। बट टू परफॉर्म दीज फंक्शंस उसमें उसको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा एंड दीज फंक्शंस आर कंपैरेटिवली ट्रिकियर, डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिकॉर्डिंग का वर्क इजी था इसलिए उसको बुक कीपिंग का नाम केवल दिया गया। तो यहाँ कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग का मतलब बुक कीपिंग है इसलिए बस बुक कीपिंग बताया गया है। बट रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, कंपेरेटिवली इजियर है इसलिए बुक कीपिंग इसको बोला जाता है। तो बुक कीपिंग सिंपल, अगर आपसे बुक कीपिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको बस इतना लिखना है कि इट इज द प्रोसेस जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, किसमें, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, यही जर्नल आपकी। ठीक है, ये बुक कीपिंग है एंड उसके बाद जो ये रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और ये सारा काम है, ये आपका अकाउंटेंसी का होता है। ठीक है, अब इसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपने दो टर्म देखे। अब क्या है, आपको इसमें एक चीज समझनी है कि जो बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग और ये जो आपका अकाउंटेंसी है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, ये आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे बुक कीपिंग का अगर हम देखा जाए, ठीक है, अगर हमने देखा बुक कीपिंग को कि बुक कीपिंग आपने करके रख ली, ठीक है, बुक कीपिंग आपने करके रख ली मतलब आपने रिकॉर्डिंग का काम कर लिया, ठीक है, एंड अकाउंटेंसी आपने नहीं करी। अकाउंटेंसी क्या है, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, ये आपने नहीं करा, आपने केवल रिकॉर्ड करके रख लिया। तो जब आप केवल रोज रोज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रख लोगे तो क्या आपको साल के एंड में, अगर आपने ये सारे स्टेप्स नहीं करे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर ये फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। एंड बेसिक पर्पस क्या होता है बिजनेस का, बेसिक पर्पस बिजनेस का ये है बिकॉज इट कि उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाता है, और जो आपका पीएल अकाउंट है ये भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाता है। तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस जानने के लिए वी हैव टू फॉलो द फर्दर स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड एनालिसिस एंड दीज आर द फंक्शंस इंक्लूडेड इन अकाउंटेंसी। तो ये कहा गया है कि बुक कीपिंग अगर हमने करके रख ली, हमने रिकॉर्ड करके रख लिया है तो इट इज यूजलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस हम अकाउंटेंसी के स्टेप्स करेंगे क्लासिफिकेशन से लेकर एंड तक, तब तक वो बुक कीपिंग किसी, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली एक तरह से नोट है कि बिजनेस में कितने कितने मनी ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितनी कितनी अमाउंट के, उससे कोई कंक्लूजन हमें नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि अकाउंटेंसी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें कि अकाउंटेंसी करी जाएगी, तो अकाउंटेंसी आप तभी कर सकते हो जब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है। अंटिल एंड अनलेस बुक कीपिंग नहीं करी गई है, बुक्स को मेंटेन नहीं करा गया है, तो अकाउंटेंसी के जो स्टेप्स हैं जिसमें क्लास लेजर बनाना होता है, फिर आपके एनालिसिस, समराइजेशन में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, तो ये सब बनाने के लिए यू नीड अ बेसिक, ठीक है, एक बेसिस आपको चाहिए, आपको सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड चाहिए। तो अकाउंटेंसी भी बुक कीपिंग के पे डिपेंड कर रही है, जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगी। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेप होता है, अकाउंटेंसी आपका सेकेंडरी स्टेप होता है। तो जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक अकाउंटेंसी फंक्शन नहीं कर सकती है, एंड अगर अकाउंटेंसी नहीं होगी तो बुक कीपिंग की मीनिंगलेस हो जाएगी। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड जो आपका बुक कीपिंग होता है, जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग जो है, ये जेनेरिक टर्म है। ये कैसा टर्म है? ये आपका जेनेरिक टर्म है। अकाउंटेंसी
अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग आपका जेनरिक टर्म है, जनरली बोला जा रहा है, एंड बुक कीपिंग इसका एक पार्ट है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग अलग चीजें नहीं है, अकाउंटेंसी का ही पार्ट बुक कीपिंग है। अकाउंटेंसी एक जेनरिक टर्म है जो बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्रॉपर अकाउंटेंसी है वो आपकी बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है। बुक कीपिंग इज इंक्लूडेड इन अकाउंटेंसी, लेकिन जो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और सारा प्रोसेस है वो आपका क्लासिफिकेशन से शुरू होता है। तो सिंपली बिकॉज रिकॉर्डिंग का फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको थोड़ा और उसको ज्यादा मतलब देने के लिए, उसको ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने के लिए उसको बुक कीपिंग का नाम दिया गया है। एंड बुक कीपिंग का काम क्लर्क्स कर सकते हैं, बट बाकी फंक्शंस के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बस इतना ही था कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। अब इसके बाद आपके थोड़े से बुक में वैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, नीड एंड रेलेवेंस दी गई अकाउंटिंग की, बट टू अंडरस्टैंड देम यू शुड नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी। जो बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स हम यूज करने वाले हैं अकाउंटेंसी में, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उसमें कई सारे टर्म आपको बताएंगे, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत ज्यादा उनके सब पार्ट्स भी है। तो शुरू कैसे होता है, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये आपकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आपकी कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो कंपनी है इसके एक ओनर है, ऑब्वियसली एक ओनर होंगे जिनका नाम मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए है, अच्छे से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, ठीक है, ये मिस्टर ए है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ये इनकी बिजनेस है, बहुत अच्छी सी फर्म है, इसका नाम इन्होंने रख दिया है एबीसी एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये इनकी फर्म का नाम है, इनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो मिस्टर ए इसके क्या है, ओनर है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ओनर और यहाँ पे ये बिजनेस, ये जो ओनर है और ये जो बिजनेस है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोल सकते थे। तो ऐसा नहीं है, सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी में डिफरेंस होता है। देखिए, सेपरेट एंटिटी का मतलब सिंपल सा है कि सेपरेट बीइंग्स, सेपरेट चीजें। सेपरेट एंटिटी का मतलब है सेपरेट बीइंग्स। फॉर एग्जांपल, ये जो मार्कर है ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ये जो बोर्ड है ये एक सेपरेट एंटिटी है, जितनी भी चीजें यहाँ पर है सब सेपरेट एंटिटी है। आप है, आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट एंटिटी है, आप अपने सिबलिंग से सेपरेट एंटिटी है, आपका जो घर है एंड आप लोग जो हो तो वो आपकी सेपरेट एंटिटी है। तो जो होम है वो सेपरेट एंटिटी, आप सेपरेट एंटिटी, जितनी भी अलग अलग चीजें हैं वो सब सेपरेट एंटिटीज है। चाहे आप लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर करो, या नॉन लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर करो, या लिविंग को लिविंग से कंपेयर करो, किसी से भी कंपेयर करो, सबके सब सेपरेट एंटिटीज होते हैं। सो कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, जो बिजनेस है एंड जो मिस्टर ए है ये भी सेपरेट एंटिटी होते हैं। जैसे कि आपने देखा सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो सेपरेट एंटिटीज होते हैं, लेकिन वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देखो, जब हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं तो इसका केवल ये मतलब है कि फिजिकली ये अलग है, फिजिकली अलग चीजें, फिजिकली जो है ओनर भी अलग है और बिजनेस भी अलग है। ऑब्वियसली बात है, ओनर का अपना फिजिकल टैंजिबल है और जो बिजनेस है वो अलग टैंजिबल चीज है, अलग अलग सी चीज है, सेपरेट एंटिटीज है। जिनका जो डिफरेंस है केवल फिजिकली है, लीगली नहीं है, लीगली इनका नहीं है। लेकिन जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो कहता है कि भाई यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पे लीगली ये चीजें सेपरेट है। तो ये लीगली नहीं सेपरेट होना और लीगली सेपरेट होने का क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज लीगली सेपरेट नहीं है तो उन्हें हम सेपरेट एंटिटीज बोलेंगे। सेपरेट एंटिटीज का सिर्फ ये मतलब है कि अलग तो है वो चीजें, अलग तो है वो चीजें, पर लीगली अलग नहीं है। लीगली अलग होने का नहीं मतलब है कि वो इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ जो है वो उसको अलग नहीं मानता है,
लीगली अलग नहीं होने का मतलब है, लीगली सेपरेट होने का नहीं मतलब है कि जो लॉ है वो उन दोनों को सेपरेट नहीं मानता है। अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो लॉ बोलेगा कि बिजनेस और जो ओनर है सेपरेट एंटिटीज हैं, पर सेपरेट लीगल एंटिटीज नहीं है। इसका ये मतलब है कि बिजनेस जो भी करेगा वो इस ओनर में बाइंड करेगा, एंड ओनर जो भी करेगा वो बिजनेस में बाइंड करेगा। अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो ओनर, जैसे कि अगर ओनर की डेथ हो गई, अगर ओनर की डेथ हो गई तो उनका बिजनेस की भी डेथ मान ली जाएगी, बिजनेस भी उनका बंद हो जाएगा। अगर कोई लोन ओनर ने लिया है बिजनेस के नाम पे तो वो ओनर को पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज ओनर को ही पे करनी पड़ेगी। बिजनेस ने कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कहीं पर कुछ है जो बिजनेस के नाम से है, तो वो ओनर पे भी बाइंड करेगा। अगर कोई केस बिजनेस पर करा जाएगा तो वो ओनर के ऊपर भी इनडायरेक्टली हो जाएगा, बिकॉज ये सेपरेट एंटिटी है, केवल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर लीगल एंटिटी सेपरेट होते, लॉ उनको सेपरेट मानता, तो उस केस में क्या होता, जो ओनर है उनके ट्रांजैक्शंस अलग होते, उनकी चीजें अलग होती है, बिजनेस की चीजें अलग होती। सेपरेट लीगल एंटिटीज में क्या है, केस अगर कंपनी पे होगा तो वो केवल कंपनी के ऊपर रहेगा, ओनर के ऊपर नहीं माना जाएगा। पर अगर सेपरेट एंटिटी है तो वहां पे ओनर और जो कंपनी है वो दोनों, ओनर जो उनका बिजनेस है वो दोनों सेम माने जाएंगे, सेपरेट नहीं माने जाएंगे। तो जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, उसके बाद आपका पार्टनरशिप में होता है। लेकिन जो आपका थर्ड आता है कंपनी, कंपनी या फिर जिसको आप बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें क्या है, इसमें बोला जाता है कि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी प्रेजेंट है, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी प्रेजेंट है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि लॉ भी कहता है कि ये सेपरेट है, लॉ भी मानता है कि कंपनी और उसके ओनर, यहाँ एंटिटी किसकी बात हो रही है, यहाँ ओनर के और उस बिजनेस की एंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ओनर जो है और जो कंपनी है वो लीगली सेपरेट है, लॉ के इन द आईज ऑफ लॉ द ओनर एंड द कंपनी आर सेपरेट। लेकिन अगर हम केवल सेपरेट एंटिटी टर्म यूज करेंगे तो उसमें ओनर जो बिजनेस है वो केवल सेपरेट एंटिटी, पर इन द आईज ऑफ लॉ वो ओनर और बिजनेस को एक ही तरीके से देखेगा। लॉ जो है वो ओनर और बिजनेस को एक ही मानेगा, जो चीज ओनर पे बाइंड करेगी वो बिजनेस पर बाइंड करेगी। अगर ओनर का बैंकरप्ट हो चुका है, ओनर के पास पैसे नहीं, तो बिजनेस के पास भी नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर हम कंपनी को देखें जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है, जिसको लॉ कहता है कि हम कंपनी को अलग मानते हैं, इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो अगर ऐसा कब बोला जाएगा, ये चीज कंपनी पे है, तो उसमें कंपनी एंड ओनर जो है उन्हें अलग माना जाएगा। केस कंपनी पे होगा, बैंकरप्ट कंपनी होगी, तो उसका इफेक्ट ओनर्स पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो हमें क्या देख के चलना है, हमें देख के चलना है कि इस पर्टिकुलर जो अभी हम अकाउंटेंसी करेंगे उसमें हम ये सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यही सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है। और सेपरेट एंटिटी वाले में बस हम ये देखते हैं कि ओनर जो है और जो बिजनेस है वो अलग अलग है, ओनर है और बिजनेस है वो अलग अलग है। हम उसको लीगली अलग नहीं मानेंगे अभी, बिकॉज लीगली अलग होने में यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप कंपनी की ही बात कर रहे हो। लीगली जो है कंपनी अलग होती है, इन जनरल टर्म हम सेपरेट एंटिटीज इनको मान के चलते हैं, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि ये बिजनेस है और ये ओनर, ये सेपरेट एंटिटीज है, बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटीज है। अब क्या होगा, ये जो बिजनेस है, ये ओनर मिस्टर ए है, ये अलग है, बिजनेस अलग है। जब भी बिजनेस चलाना होगा तो ऑब्वियसली उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बिजनेस आप करते हो तो पहले आपको पैसे लगाने थे, फिर आप बिजनेस कर पाओगे। तो जो ओनर है वो क्या करेगा, पैसे लगाएगा, मनी, पैसे लगाएगा मतलब बिजनेस पे पैसे खर्च करेगा, ठीक है, बिजनेस पे पैसे खर्च करेगा। जो ओनर मनी लगाएगा बिजनेस शुरू करने के लिए, किस लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट में जो ओनर लगाएगा या जो भी मनी ओनर लगाएगा बिजनेस के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये कैपिटल आपका स्टेट कैपिटल और कंट्री का कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल आपका वो अमाउंट है, वो मनी का अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस में लगाएगा। फिर चाहे वो ओनर सोल प्रोप्राइटर हो, वो अपने बिजनेस में लगाएगा तो वो भी उसका कैपिटल होगा। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो मनी लगाएंगे पार्टनरशिप में, वो भी कैपिटल होगा। अगर आप बात करो कंपनी की, तो उसमें भी जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो जो मनी लगाएंगे कंपनी में, वो भी उनका कैपिटल होगा। तो कंपनी में जो भी पैसा ओनर लगाएगा, ओनर जो जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल क्या है, डिपेंड करता है कितना पैसा। फॉर एग्जांपल जो मिस्टर ए है, उन्होंने 10 लाख रुपीस कंपनी में लगा दिए, 10 लाख रुपीस
कंपनी में लगा दिया, कंपनी को दे दिया, तो ये उनका कैपिटल हो गया। ठीक है, ये उनका कैपिटल हो गया। अब अगर ये कैपिटल हो गया तो अब बिजनेस हो सकता है, बिजनेस को 10 लाख के अलावा और भी पैसों की जरूरत पड़े। अब मिस्टर ए के पास पैसे हैं नहीं, मिस्टर ए के पास बस 10 लाख थे, उन्होंने 10 लाख लगा दिए। अब उनको जरूरत पड़ रही है और पैसे की, तो क्या करेंगे? उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। वो क्या करेंगे? वो बाहर से लोन ले लेंगे। वो लोन ले लेंगे, कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, वहां से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। किसी थर्ड पर्सन से भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है वो कैसा लोन ले रहे हैं। एक पर्सन लगाएगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लगाएगी या कोई थर्ड पर्सन लगाएगा। तो अब इनको एक्स्ट्रा पैसे की जो जरूरत है वो और किसी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओनर ने पैसा लगाया वो तो कैपिटल था। अब इस बिजनेस में जो ये बाहर के लोग पैसा लगाएंगे, जो बाहर के लोग ये पैसा लगाएंगे, ये क्या होगा? ये इस बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ भी हमने सेपरेट एंटिटी देखना है, ओनर और बिजनेस को यहाँ अलग मानना है। बिजनेस के लिए ये क्या होगी? ये होगी लायबिलिटी, ये होगी लायबिलिटी। तो आपने एक चीज देखी कि एक बिजनेस में जो पैसा लग रहा है वो दो तरीके से लगता है। एक ये जो कैपिटल है जो ओनर लगा रहा है, और जो बाकी के लोग लगाते हैं ओनर के अलावा। अगर किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, ओनर के अलावा अगर किसी और सोर्स से पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, बिजनेस की लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब इसकी पेमेंट बिजनेस को करनी पड़ेगी। आप किसी से भी पैसा लोगे तो आपको उसको वापस करना होगा। बिजनेस से किससे पैसा ले? बिजनेस से अपने ओनर से पैसा लिया। यहाँ पे हमने सेपरेट एंटिटी देखना है, बिजनेस अलग एंटिटी, ओनर अलग है, और ये जो बाकी इंस्टीट्यूशन है ये अलग है। बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, बिजनेस ने बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, थर्ड पर्सन से लिया है। जो पैसा ओनर से आता है उसको हमने एक नाम दे दिया जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो किसी पार्टी से, बाकी जो किसी सोर्स से अगर पैसा बिजनेस के अंदर आएगा तो वो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उसको वो पे करना है। तो बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो एक कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है और एक लायबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि बिजनेस के अंदर ये जो आ रही है अमाउंट, ये पैसा जो है वो आ क्यों रहा है, बिजनेस को इतने पैसे की जरूरत क्यों है? बिजनेस को इसलिए जरूरत है इन पैसों की बिकॉज बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले कई चीजें करनी पड़ती है, कई सारी चीजों को खरीदना पड़ता है। जो ओनर है अगर उसे अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसे कई चीजों को खरीदना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कैसी चीजों को खरीदना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में 10 लाख रुपए इस ओनर ने लगाए, बाकी बाहर से जो लोन्स आया, जो लोन लिया गया, ये लोन है, तो जो ओनर दे रहा है वो कैपिटल, जो बाहर के लोग दे रहे हैं वो लोन। ठीक है, लायबिलिटी हो गई कि इसको ये चीजें पे करनी है। अब ये कैपिटल लगा 10 लाख का, लोन दिया गया, टोटल उनके पास, बिजनेस के पास देखा गया 10 लाख का कैपिटल हो गया उनके पास। ठीक है, 10 लाख का कैपिटल हो गया, उसके साथ लोन में उन्होंने ले लिया 50,000, तो उनके पास टोटल 1,50,000 रुपीज आ गए। ठीक है, 1,50,000 आ गया, 1,50,000 रुपीज इस बिजनेस के पास आ गए। अब ये पैसे का क्या करेगा? ये इससे कई चीजें खरीदेंगे। जो ओनर है वो अपने बिजनेस के लिए पैसा अगर लेगा तो बिजनेस के लिए चीजें खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो भी ओनर है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक शॉप खोलनी थी अपनी, ठीक है, शॉप खोलनी थी या फैक्ट्री अगर खोलनी थी, फैक्ट्री खोलनी थी, ठीक है, फैक्ट्री खोलनी थी, तो अगर फैक्ट्री उसको खोलनी थी तो फैक्ट्री के लिए क्या क्या करेगा? सबसे पहले जरूर है वो बिल्डिंग को लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग उसने रेंट पे ले ली, ठीक है, जिसको हम प्लांट बोलते हैं जनरली। फैक्ट्रीज के लिए अगर हम देखें तो उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। प्लांट क्या है? फैक्ट्री जो है जिसमें प्रोडक्शन का काम होता है उसको प्लांट बोला जाता है। ये वो पौधा वाला प्लांट नहीं है, प्लांट। उसके बाद क्या है? फैक्ट्री के अंदर मशीन लगाए गए होंगे, जो आपकी फैक्ट्री उसके अंदर मशीन लगाए गए होंगे। उसके बाद ये जो अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट जो ओनर है उन्होंने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया होगा, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद हो सकता है इस ओनर ने कुछ नई इन्वेंशन करी हो, कोई नया इसका खुद का आइडिया हो, तो उसने क्या कर दिया? उस पे पेटेंट ले लिया। अब आप पूछोगे पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? अगर जो ओनर है उसने कोई खुद, जो भी पर्टिकुलर जिस भी इंसान की बात हो रही है, उसने कोई इन्वेंशन करी है, या तो कोई आइडिया इन्वेंट करा है, या कोई मशीन इन्वेंट करी, या कोई ऐसी चीज इन्वेंट करी है जो पहले से प्रेजेंट नहीं थी,
वर्ल्ड में पहले से प्रेजेंट नहीं थी, वो उसकी खुद की इन्वेंशन है, तो वो उस पर पेटेंट करवा सकता है। पेटेंट का मतलब जैसे कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट होता है आपके लिटरली वर्क पे, जो आपने लिखा है, आपने पोएम्स लिखी है, आपने बुक्स लिखी है, उस पर कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि अब कोई और थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो है वो आपके उस मटेरियल को अपने नाम से नहीं प्रिंट करवा सकता, बिकॉज अब वो कॉपीराइट हो चुका है, दैट इज इन योर नेम। तो अगर हम कुछ लिटरेरी वर्क है तो उस पर कॉपीराइट होता है। अगर कोई इन्वेंशन है, साइंटिफिक इन्वेंशन है, किसी तरह का नया आइडिया हो गया, उस चीजों पे क्या होता है, पेटेंट होता है। सेम चीज है बट वर्ड्स केवल यूज हो रहे हैं। लिटरली वर्क्स में कॉपीराइट यूज होता है, एंड अगर कोई आइडिया, कोई इन्वेंशन आपने करी है, उसमें यूज होता है पेटेंट। तो आप फॉर एग्जाम्पल जो ये फैक्ट्री का काम है, इसमें उन्होंने कोई नया आइडिया यूज करा, कोई उनका खुद का इवॉल्व आइडिया हो, तो उसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया होगा। तो इन सब में पैसे खर्च होते हैं, तो यही पैसे खर्च करने के लिए पैसे लगाया जाता है बिजनेस में। इनको तो फैक्ट्री शुरू करनी है, इन्होंने खुद का पैसा लगाया, इन्होंने बाहर से लोन ले लिया। पैसे दो तरीके से आए, कैपिटल आया, लोन आया, ठीक है। अब ये जो इन्होंने पैसे लगाए, इनसे इन्होंने चीजें खरीद ली, इनसे इन्होंने चीजें खरीद ली। तो बेसिकली हमने देखा कि एक बिजनेस में यहाँ पर क्या ही हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे बिजनेस में लगाया जा रहा है, उससे उन पैसों को खर्च करके सामान खरीदा जा रहा है। अब ये जब सामान आ गया, बिल्डिंग आ गई, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गई, पेटेंट वगैरह सब हो गया, अब क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब क्या होगा, ये रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद क्या करेंगे, ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन का काम है। अब प्रोडक्शन के काम के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन के काम के लिए उनको लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लेबर को रखना पड़ेगा। ऑफिस के काम के लिए जो मेंटल वर्क करेंगे उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो स्टाफ रखना पड़ेगा। तो ये अब क्या होगा, लेबर हो गया, स्टाफ आ गया। अब जब स्टाफ आ गया, लेबर आ गया, तो इनकी पेमेंट करनी होगी, स्टाफ को देनी पड़ेगी सैलरी, लेबर्स को वेजेस देने पड़ेंगे। तो ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप होने लगता है। फिर जब प्रोडक्शन होगी तो ये सेल करेंगे, जब प्रोडक्शन हो जाएगी गुड की तो उस सामान को बेच देंगे, जब बेच देंगे तो उनको वहां से फिर मनी इनकम मिलेगी, फिर उस इनकम को वो यूज करके कुछ और खर्च करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके साल भर में कई सारे मनी ट्रांजैक्शन होंगे इनके साथ, ठीक है। और इन्हीं में जो बेसिक टर्म्स यूज हो रहे हैं वही टर्म्स हमें जानना है। एक टर्म हमने देखा कैपिटल, कैपिटल वो अमाउंट था, वो मनी था जो ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर। दूसरा हमने देखा लोन, लोन वो चीज है, वो अमाउंट है जो बिजनेस के अलावा और कोई सोर्स से पैसा आता है। अगर बिजनेस जो ओनर है उसके अलावा और किसी सोर्स से पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसे हम लोन बोलते हैं। एक देखा लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजनेस को वो पैसे वापस करने, बिजनेस के अंदर ये पैसा लगाया जा रहा है, तो ये लायबिलिटी बिजनेस की हो गई है कि वो इस पैसे को वापस करेगा। ओनर ने पैसा लगाया है तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ओनर को पैसे वापस करेगा, ठीक है। जो आपका ये थर्ड पर्सन से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने जो लोन दिया है तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि वो इन लोन को वापस करेगा। अगर आप किसी से लोन लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी है कि आपको वो पैसा वापस करना है उनको। तो सिमिलरली बिजनेस में पैसा जो जो लगाएगा उन सबके लिए बिजनेस की तरफ से लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर बिजनेस में कैपिटल लगा तो बिजनेस विल बी लायबल टू द ओनर। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो बिजनेस इज लायबल टू द बैंक। बिजनेस ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो बिजनेस इज लायबल टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो जो अमाउंट लग रहा है, जो जो ये लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, तो यही लोन्स के और कैपिटल के फॉर्म में। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो अमाउंट लग रहा है वो सब खर्च का हो रहा है, इन चीजों को खरीदते हुए खर्च हो रहा है। और ये जो चीजें परचेज करी जा रही हैं, ये जो चीजें परचेज करी जा रही हैं, इन सब से क्या होगा, ये सारी चीजों को यूज करके, ये सारी चीजों को यूज करके हम फिर आगे कैश में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक चीज ये है कि ये जो चीजें खरीदी जा रही है इस अमाउंट से, इस पैसे से जो ये चीजें खरीदी जा रही है, जिसमें आपका प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट और ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें बाद में फिर से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट है, उसके अंदर प्रोडक्शन का काम होगा, ठीक है। मशीन्स का यूज करा गया, उस मशीन से एक गुड बनेगा, ठीक है। वो गुड को हम जब सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो परचेज करी गई हैं, इन सबको हम बोलते हैं एसेट्स। इन सब चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स क्या है, एसेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस में परचेज करी जाती हैं, बिजनेस में प्रेजेंट होती हैं, जो किसी ना किसी टाइम पे हमें एक बेनिफिट देंगी। अगर एक बिजनेस है जिसमें जो बिल्डिंग प्रेजेंट कर रही है, उस बिल्डिंग के अंदर ही काम हो रहा है, तो इट इज गिविंग अस बेनिफिट। जो मशीन यूज करके हम गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब वो मशीन अगर नहीं होगी तो ना ही वो गुड प्रोड्यूस होगा, ना ही वो गुड सेल होगा और ना ही हमें कैश मिलेगा, ठीक है।
पेटेंट्स हमने करवा के रखे हैं, वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। गुडविल होती है, गुडविल मतलब गुड रेपुटेशन होती है, उससे बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये जो चीजें जो हमें बेनिफिट देंगी, जो चीजें बिजनेस को बेनिफिट देंगी, वो एसेट्स है। तो बेसिकली यहाँ हो ये रहा है कि कैपिटल और लोन्स का यूज करके, कैपिटल और बाकी लाइबिलिटीज का यूज करके वी आर परचेजिंग द एसेट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो कैपिटल से आ रहा है और लाइबिलिटीज से आ रहा है। लोन्स में वी विल यूज द टर्म लाइबिलिटी, इसलिए बिकॉज लाइबिलिटी तो चलो ओनर के लिए भी बनती है, बिजनेस तो ओनर के लिए भी लाइबल है, बट यहाँ पर सिंस लोन का टर्म यूज हो रहा है, अलग पार्टी थर्ड पार्टीज यूज करी जा रही है, ओनर के अलावा जितने लोग हैं उन्होंने जो जो लोन दिया है तो उनके अगेंस्ट भी लाइबिलिटी बनेगी। अगर लोन हमने 10 रुपीज का लिया है तो हमारी लाइबिलिटी भी 10 रुपीज की होगी। अगर आपने किसी से 20 रुपीज लोन लिए हैं तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको उन्हें 20 रुपीज वापस करने हैं। अगर आपने किसी से 100 रुपीज का लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी 100 रुपीज वापस करने की है। तो लाइबिलिटी जितनी होगी बिजनेस की, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को ओनर के अलावा इतना पैसा बाहर लोगों को चुकाना है, बाहर लोगों को पे करना है। ओनर को कितना पे करना है, वो कैपिटल है, ओनर ने जितना कैपिटल लगाया इतनी लाइबिलिटी बिजनेस की बन जाएगी, उससे कितना ओनर को वापस करना है। बाकी लोगों ने जो लोन दिया है तो बिजनेस की लाइबिलिटी की मुझे इतना इनको वापस करना है। अब ये जो पैसा आ गया इनके पास, बिजनेस के पास, इसको वो कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, इसको स्पेंड कर रहे हैं एसेट्स को परचेज करने पे, इसको स्पेंड कर रहे हैं एसेट्स को परचेज करने पे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इन तीनों का रिलेशन क्या है। ये जो आपने तीन टर्म्स देखे, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स, इनका रिलेशन क्या है। तो इनका रिलेशन समझने के लिए ये सिंपल सी बात है, पैसा आया कैपिटल से और लाइबिलिटी से और उससे हमने एसेट्स खरीद लिए। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि जितने एसेट्स हमने परचेज करे होंगे, जितने भी अमाउंट के एसेट परचेज करे होंगे, वो कैपिटल और लाइबिलिटी के सम के बराबर होगा, वो कैपिटल और लाइबिलिटी के सम के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके मम्मी पापा है, ये आपके मम्मी पापा है, ये आपके मम्मी पापा है, एंड यहाँ पे आपका फ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए, ये आपके फ्रेंड है, एंड यहाँ पे पेरेंट्स है। अब इनको आप ओनर समझ लो, इनको आप थर्ड पर्सन समझ लो, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। अब क्या है, ये आपका एक काम है, आपको ये सामान खरीदना है, ये पर्टिकुलर सामान आपको परचेज करना है। आपको इसके लिए चाहिए 100 रुपीज, आपको इसको परचेज करने के लिए 100 रुपीज चाहिए। आप गए अपने पेरेंट्स के पास, आपने बोला आपको 100 रुपीज का सामान खरीदना है, पर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने आपको दिया केवल 70 रुपीज। उन्होंने कहा 70 रुपीज ले लो, बाकी खरीद लो जाके। तो आपने उनसे 70 रुपीज ले लिया एज लोन। उसके बाद अपने फ्रेंड के पास गए, उससे आपने बोला, उसने आपको 30 रुपीज का लोन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पेरेंट ने दिया, आप इनको समझ लो अपना ओनर, जैसे बिजनेस का ओनर है। तो ये जो इन्होंने लोन दिया, इसको हमने बोल दिया कैपिटल, ठीक है। ये जो फ्रेंड है, जो थर्ड पर्सन है, जिसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, इन्होंने जो लोन दिया आपको 30 रुपीज का, इसको हमने बोल दिया, ये तो आपका लोन था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी उतनी बनेगी जितने का लोन होगा, जितने का लोन होगा। अगर 30 रुपीज का लोन लिया तो 30 रुपीज की लाइबिलिटी बनेगी, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। अब आप देखो, ये जो आपने खरीदा, ये जो सामान खरीदा, ये आपके लिए एसेट है, ये आपका एसेट है जिसको आपको परचेज करना था। बिकॉज बिजनेस में पैसा लिया इसीलिए गया था, बिकॉज वी हैव टू परचेज, हमें परचेज करना था, हमें प्लांट परचेज करना था, हमें मशीन्स परचेज करनी थी, उसी के लिए हमने पैसे लेने थे। और पैसे हमने कहाँ से लिए थे, कैपिटल से एंड लाइबिलिटी से। तो कैपिटल एंड और थर्ड पर्सन से जिन्होंने लोन दिया, तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी जो हमने ली, उससे हमने एसेट को परचेज करा। अब आपने देखा एसेट की वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज है, कैपिटल की वैल्यू आपकी 70 है एंड लाइबिलिटी आपकी 30 रुपीज की है। तो यहाँ आपको एक रिलेशन पता चल रहा है कि ये जो एसेट्स हैं,
इट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स कितने के? असेट्स 100 रुपीज के हैं, कैपिटल कितने का है? 70 रुपीज का, प्लस लायबिलिटी है 30 रुपीज की। तो ये 70 प्लस 30 आपके 100 रुपीज के एसेट है। ऑब्वियस सी बात है, जितना पैसा बिजनेस में होगा बिजनेस उतना ही खर्च कर पाएगा, जितना पैसा बिजनेस में होगा बिजनेस उतना ही खर्च करके सामान ले पाएगा। आपको 100 रुपीज का चाहिए था, 70 आपने लिए, बट 70 आपके लिए इनफ नहीं थे, तो आपने 30 और बोरो कर लिया। नाउ आपके पास 100 रुपीज आ गए, तो ये 100 रुपीज आपके पास आए, ये आपको क्या हुआ? ये हुआ मनी रिसीव, ये हुआ मनी रिसीव। मनी रिसीव आपको 100 हो गया, 70 फ्रॉम द कैपिटल एंड 70 फ्रॉम थर्ड पर्सन एज इन द फॉर्म ऑफ लोन। उसके बाद ये जब असेट आपने परचेज करा तो यहाँ आपके पास से मनी चला गया, मनी स्पेंड, यहाँ से मनी स्पेंड हो गया पूरा 100 रुपीज। तो ये जितना मनी स्पेंड हुआ इट विल बी इक्वल टू मनी रिसीव्ड। जो असेट्स खरीदने पे हमने मनी स्पेंड करा वो क्या है? मनी जो रिसीव हुआ उसी के बराबर होगा। कैपिटल से रिसीव हुआ और लायबिलिटीज के फॉर्म में है मनी हमारे पास, इसके फॉर्म में मनी आया था, असेट के फॉर्म में हमने खर्च कर दिया उसको। तो ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये जो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, इसी इक्वेशन से मेन इक्वेशन आपकी आएगी, बस आपको इधर उधर इसमें करना है। असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, हमने जानना है कि कैपिटल क्या होता है, हमने जानना है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल के लिए क्या होगा? ये लायबिलिटी इधर चली जाएगी, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपका बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन जो कैपिटल लायबिलिटी और असेट में रिलेशन बताता है वो आपका ये इक्वेशन है कि कैपिटल is equals to assets minus liabilities। और ये आप इक्वेशन कैसे याद रख सकते हो? आपको एक इक्वेशन बस याद रखनी है कि जो भी असेट्स हमारे पास होंगे दे विल बी इक्वल टू जो कैपिटल हमारे पास आया जो कि ओनर ने पैसा लगाया प्लस द लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो थर्ड पर्सन को है बिजनेस की तरफ से, बिजनेस जो ओन कर रहा है, बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इतना अमाउंट थर्ड पर्सन को वापस करना है, थर्ड पार्टीज को, वो लायबिलिटीज प्लस जो कैपिटल से हमें मनी मिला है दे विल बी इक्वल टू असेट्स। ये इक्वेशन आप याद रखो, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो एग्जाम में क्या होगा, कोई भी इक्वेशन आगे पीछे करके आ सकती है और वो हो सकता है कि आप सही है कि नहीं आपको बताना पड़े। तो एक इक्वेशन याद कर लो, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बाकी आपकी फिर उससे बन जाएगी। बस यू हैव टू जस्ट रिमूव द टर्म्स, आपको इक्वेशन के इक्वल टू साइन के इधर से उधर करना रहेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट और लायबिलिटी का एक रिलेशन पता चला कि जितने भी असेट्स बिजनेस के अंदर होंगे वो कितने होंगे, वो बराबर होंगे कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के। कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड कर दो, उसी के बराबर के असेट होंगे। जब ये कंडीशन प्रिवेल करती है, जब ये कंडीशन प्रिवेल करती है तो हम ये कहते हैं कि बिजनेस की कंडीशन, बिजनेस फाइनेंशियली कैसा है, स्टेबल है। तो हम कहते हैं कि बिजनेस हमारा स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है? फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम यही असेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल को दिखाते हैं, और अगर बैलेंस शीट में असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि बैलेंस शीट बैलेंस कर गई, ये वाला साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इसका मतलब है कि जो हमारा बिजनेस है वो स्टेबल है। तो बैलेंस शीट में ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। यहाँ पे हमने 3 टर्म्स देखे जो बेसिक टर्म्स थे, कैपिटल, लायबिलिटी एंड असेट। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो लायबिलिटी और असेट होते हैं इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिकॉज लायबिलिटी एंड असेट की भी कई क्लासिफिकेशंस है। वो क्लासिफिकेशंस हो जो उसके बाद आगे के टर्म्स में बढ़ेंगे। कंफ्यूज केवल असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी में होता था, तो ये वाला आपका क्लियर हो चुका है। एंड नाउ यू शुड स्टडी हार्ड एंड इतना सब आप रिवाइज कर लो। कोई भी डाउट है कुछ भी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।